हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग एरोमेटिक के आप लोगों ने वो जो दिया था आप लोगों को डिस्कशन के लिए, वो करा उसमें आप एरोमेटिक का दे रखा था ना आप लोगों को। कितने 28 क्वेश्चन थे उसमें? 32। तो चलिए पहले तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चीज़ें जो एरोमेटिक में बच गई थी, जैसे हम लोगों ने एल्काइलेशन हेलोजिनेशन देख लिया था, नाइट्रेशन, ठीक है। तो एक चीज़ जो बच गई थी ना, वो जो बहुत खास है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का एक टॉपिक रह गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिनोल के कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि जो बाई चांस आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, सबसे खास बात है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो एनसीईआरटी में दे रखा है रिएजेंट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा एनसीईआरटी वाला ही देता है, वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। हाँ जी, फ्रीडल-क्राफ्ट हम लोग इसके अंदर दो चीज़ पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर एल्काइलेशन रिएक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फ्रीडल दिख रहा है ना सर? तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एल्काइलेशन एक सिंपल फिनोमिना है जिसके अंदर हम एल्काइलेशन करेंगे बेंजीन का। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिया हमने, इसका रिएक्शन RX, साथ में नॉर्मल कंडीशन में जो आप लोगों ने पढ़ा है वो हम क्या यूज़ करते हैं, एक लुईस एसिड यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे AlCl3 और टोटल यहाँ जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता था R। यही होता था कि नहीं होता था? इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या इन्वॉल्व करते थे? अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे? फर्स्ट स्टेप में क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, जिसे आप लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बोलते थे, ठीक है ना। तो हम पहले हम एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ हमने लिया RX, अगेन लुईस एसिड ले लिया हमने AlCl3, ये कंपाउंड हमारा बनेगा R, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा कंपाउंड AlCl3X, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल में यहाँ पे जब हम लोग AlCl3 लेते हैं तो कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है। जब हम लोग क्या लेते हैं? AlCl3 लुईस एसिड, तो कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है, तो रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी AlCl3 के साथ। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब ये रिएक्शन करा तो ये हमारा बन गया R+। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको मालूम है कि यहाँ पे हमने ये लिया R+, ये अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? वापस से एरोमेटाइजेशन, जिसमें क्या होगा? H यहाँ से ये निकल गया और ये कंपाउंड हमारा ये बन गया R। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये H कौन लेके जाता है? AlCl3। अगर हम लोग यहाँ पे Cl लेते हैं, AlCl4 माइनस लेके जाएगा, वो बना लेगा AlCl4H, जो अनस्टेबल होता है, जो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है AlCl3 और HCl के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो ये एक जनरल फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। मेन चीज़ आपको ये सब आता है, मेन चीज़ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी थी RX AlCl3 वाली। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग, इस जगह पे हमने पहला रिएजेंट लिया, लुईस एसिड लिया, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा ले सकते हैं लुईस एसिड, इसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। हाँ, क्या बोला आपने? फिर से बोलो। FeCl3। मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ पहले, अगर हम लोग AlCl3 के साथ अगर हम BX3 भी यूज़ करते हैं ना बेटा, तो भी होगा। ये भी आपका RX के साथ अगर इसको यूज़ करते हो तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा।
पर जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर, इस फिर वापस से डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को ही। मेरे पास मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये बेंजीन Cl AlCl3। अब बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्यूमीन। क्योंकि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो बनने में तो आपका एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा ही बनेगा, और साथ में ये बनेगा आपका क्यूमीन बनेगा। क्यों हुआ? क्योंकि AlCl3 के साथ क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बनेगा। ये आपको यहां तक मालूम है। इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हम इसके बाद कुछ और चीजें ऐड करते हैं कि और कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला रिएजेंट फर्स्ट आपको यूज़ कर सकते हैं, RX के साथ यूज़ कर सकते हैं हम दो चीज़ें। पहली बात तो लुईस एसिड ही यूज़ करना है। लुईस एसिड में भी हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? एक यूज़ करते हैं BX3 और AlCl3। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बताइए क्या बनेगा? अगर हमने लुईस एसिड यूज़ करा है तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? हम लुईस एसिड और भी यूज़ करते हैं, मालूम है ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हो बेटा, और FeCl3 भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत यह है कि कंप्लीट कैटायन नहीं बनेगा। मतलब अगर इसी क्वेश्चन के अगर हम यही वाला क्वेश्चन कर लें, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है इस जगह पे, अगर मैं यहाँ पे यही ले लेता हूँ वापस से रिएजेंट Cl, और फिर से मैं FeCl3 ले लेता हूँ, जल्दी से अब बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये कंपाउंड मेजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगेन ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, पर कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कैटायन नहीं हुआ। क्लियर हुई बात? तो दो रिएजेंट तो समझ में आया। RX के साथ हम BX3 ZnCl2, ये याद है कि रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। और भी देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो एडवांस में और भी पूछी गई हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। सेकेंड, आपको मालूम है अगर मैं यहाँ पे इसके साथ H+ ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कि नहीं होगा? हालांकि H+ अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल खुद एक H+ खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि H+ हटाओगे H+ जोड़ोगे, क्या फर्क पड़ेगा? समझे? तो वहाँ की वजह हम लोग इस पर रिएक्शन को देखेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब H यहाँ जुड़ेगा तो आपको मालूम पड़ा एक ये बना कि नहीं बना। इसका मतलब यहाँ पे फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। और देखते हैं और कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो सकते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पे OH ले लेता हूँ और H+ ले लेता हूँ H+ ले लो, पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन बनने की है कि नहीं है? ठीक है। तो एक ये बन गया, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा दोनों केसेस में? ठीक है। और देख लेते हैं। हाँ, और बोलिए कौन सा रिएजेंट और ले सकते हैं? 3 मेंबरिंग, मतलब आप बोल रहे इपोक्साइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। हाँ जी, इपोक्साइड ले लेते हैं। अब इसके अंदर जरा एक चीज आता है, इपोक्साइड के अंदर जब आप लेते हैं ना बेटा, तो जैसे यहाँ पे लिया है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इस जगह पे ये हो जाएगा O, ये होगा प्लस, इस जगह पे होगा, इस जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप यहाँ अटैक कराएंगे। यहाँ कंप्लीट कैटायन नहीं बनता बेटा, कहीं ऐसे मत सोच लेना कि आप यहाँ पे इस जगह OH+ ऐसे बनता है, ऐसा नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, समझने के लिए याद रख सकते हो, पर ये ऐसा यहाँ पे नहीं बनता। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो सकता है। ठीक है, जरा कर लो, इसको देख लीजिए। और बताइए इसके अलावा इसके अलावा देखते हैं एक और है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखना बेटा, ये कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं OH और साथ में ले लेते हैं BF3, लुईस एसिड है ना बेटा, ये भी वापस से अगेन कंप्लीट कैटायन नहीं बनेगा। क्लियर है?
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट हुआ। ऐसा ही एक और रिएजेंट पूछा जा चुका है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड लेके अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं HF के साथ BF3, अगेन फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल फिर जनरेट होगा इस जगह, क्यों? क्योंकि HF है कि नहीं है, तो वापस से जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के एग्जाम्पल हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा हटके देखते हैं इसके अंदर, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर थोड़ा सा हटके और देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है एल्काइलेशन के अंदर। एक चीज और देखिए, हम लोग लेते हैं यहां पे RCH डबल बॉन्ड O, ये लिया हमने कंपाउंड एल्डिहाइड लेकर। एसिडिक मीडियम में ये क्वेश्चन भी आपको मेंस में देखने को मिल चुका है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ये कंपाउंड का जब रिएक्शन कराएंगे तो मुझे बताइए, जब हम लोग इसको कराएंगे तो ये यहां जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा H+ होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कहाँ पे? O+ इसी, एक मिनट, O+ पे या CH पे? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता आपका, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस जगह पे जब आप इसका एक्चुअल में हम इसको क्या बना रहे हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको मालूम है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ये RCH+, ये हो जाएगा आपका OH। क्लियर? क्लियर? देखिए आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जब एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया हुआ है। मेंस के लास्ट पेपर जब देखोगे तो उसके अंदर इसी तरीके से एल्डिहाइड का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन का, तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा ये? तो अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, एक मिनट, हाँ बोलिए। देखो बेटा, आप सही बोल रहे हो, पर जैसे अभी इस बात आपने करी है कि ये SN2 होगा। मुझे एक बात बताइए, आप कैसे डिसाइड कर देते थे SN2 होगा या SN1 होगा? मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप किसी भी रिएक्शन में इपोक्साइड जो है, अगर वो मीडियम एसिडिक है ना तो SN1, और अगर मीडियम बेसिक है तो SN2। अब करके देखो सारे, अगर यही क्वेश्चन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सुन लो बेटा इसको ज़रा देखो, अगर यही क्वेश्चन में ना, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आता है इपोक्साइड, ये आपको समझ में आया यहाँ तक? मतलब हमने पहले एक इसको पहले बता लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद वही वाले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। RX जो हमने सिंपल बोला, AlCl3 लुईस एसिड कोई सा भी ले सकते हैं, BF3 LCl3 के साथ कार्बोकेटाइन बनेगा, पर ZnCl2 FeCl3 के साथ। क्लियर है? यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है पर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक सिंपल रिएजेंट था। उसके बाद देखिए क्या क्या हो सकते हैं रिएजेंट। रिएजेंट ये भी हो सकता है, अल्कीन के साथ H+ दिया हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, अल्कोहल के साथ H+ दिया, आपको मालूम है डिहाइड्रेशन कराया आप लोगों ने, कार्बोकेटाइन का रिएजेंट। ये हमने इपोक्साइड लिया H+, रिएक्शन SN1 होगी, कारण BF3 के साथ करा, वही अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगा, पार्शियल डेवलपमेंट HF। और ये एक खास रिएक्शन आपको बताया जो आप ध्यान से रखना कि इसको भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जरा देखें, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में देख लेते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार करिए जरा। मेरे पास कंपाउंड है, मैंने ऑक्सीजन लिया 18, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट, सेकेंड में इस कंपाउंड को फिर वापस से H+ के साथ ट्रीट करता हूं, H+ H2O के साथ। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर। वही क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, फिर एक बार आप करिए। हाँ,
इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने और इसमें ऐड करा। पहले मैंने यहाँ कंपाउंड करा दिया AlCl3, सेकेंड हमने यूज़ करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, थर्ड वापस से H+H2O। इस चीज़ को आप जरा देखिए, इपोक्साइड की एक बेसिक रिएक्शन है जो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इपोक्साइड की ये हाँ बताइए जरा। पहली बात अगर हम लोग बात करें मीडियम, फर्स्ट मीडियम की बात करें, बेसिक तो बेसिक मीडियम में आप कैसे कंसीडर करोगे SN2, 1 डिग्री या 2 डिग्री? बताइए H- का न्यूक्लियोफाइल कहाँ हटे भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H- देता है। तो बताइए H- एक बेस है कि नहीं है? तो बेस कहाँ अटैक करेगा? वो एसिडिक मीडियम है तो नॉर्मली हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी बेसिक मीडियम है तो कहाँ अटैक करेगा? SN2, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री पे लेस हिंडर्ड है कि नहीं है? तो जब हम ये अटैक कराएंगे तो ये कंपाउंड हमारा O-18 बनेगा कि नहीं बनेगा? फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करा तो ये बन जाएगा हमारा OH18 बनेगा। ये यहाँ अटैक करेगा ना बेटा, SN2 ना, ठीक। AlCl3 मीडियम, मैं एसिड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सिंपल हो। मैं तो ये इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि जब आप इसको यहाँ अटैक कराओगे ना, एक्चुअल में ये NCC वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी। याद करिए NCC वाली रिएक्शन, नॉन क्लासिकल कैटायन में। नॉन क्लासिकल कैटायन में आप बताओ आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कराते थे, ये बताओ। नॉन क्लासिकल कैटायन में याद है एडिशन रिएक्शन कहाँ पे? एंटी नहीं भाई, जैसे मान लीजिए ये हमने एक रिएक्शन करा डबल बॉन्ड, ये मैंने Br2 लिया एडिशन, तो आप पहले यहाँ पे Br में एक NCC बनाते थे कि नहीं बनाते थे? अब मुझे बताइए अगला Br- कहाँ अटैक कराते थे, 1 डिग्री पे या 2 डिग्री पे? 2 डिग्री पे अटैक कराते थे, क्योंकि यहाँ पे ये NCC जब बनता है ना तो ये मैकेनिज्म हमेशा हम लोग कैटेगरी में मान के चलते, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 कैटेगरी का करते थे। तो वही चीज यहाँ पे बेटा O पे प्लस बनाए ना यहाँ पे जब, तो वो NCC की कैटेगरी है। तो अगला आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है कौन सा मालूम है आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये न्यूक्लियोफाइल है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए सोर्स ऑफ H-, बट ये फ्री H- कभी नहीं देता। ऐसा नहीं कि H- निकल गया और घूमता हुआ आया टकराया, नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरा साथ में आएगा, एक तरफ से H- बॉन्ड बनाएगा और एक तरफ से बॉन्ड फ्री H- किसी भी रिएक्शन में कभी नहीं बना। आपको मालूम है केनिजारो रिएक्शन, याद करो, उसमें RDS में हाइड्राइड शिफ्ट होता था ना, एक तरफ से टूटता था और एक तरफ से जुड़ता था। एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो केनिजारो रिएक्शन है इसके अंदर जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ये फ्री हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। गलत, वो फ्री हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता, वो हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ से टूटता है एक तरफ से। अरे वो छोड़िए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कराया आपने? H- उठा के आप लोग दूसरे पे कभी लेके गए? H- उठा के कभी नहीं लेके गए। आपने क्या करा, एक तरफ से बॉन्ड तोड़ा और एक तरफ से जोड़ा, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था कि नहीं बनाया था? इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट में कभी भी H- नहीं बनाते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, समझे? तो वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब अब बताइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीडियम एसिडिक हो गया है कि नहीं हो गया? अब कहाँ अटैक करेगा जल्दी बोलिए, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे? रिएक्शन समझ में आए? SN1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी यहाँ पे? तो H- यहाँ अटैक करेगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो OH18 यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन और इसी बेसिस पे करते हैं, फिर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का हटा दूं क्या इसको?
आगे बढ़े बच्चों। कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं कर रखा तुम लोगों ने कमरे? ठंड नहीं लग रही क्या तुम लोगों को? फैन तो बंद कर दो। चलो ये क्वेश्चन करो जब तक, ठीक है। हाँ जी, O18 है। चलिए प्रोडक्ट बनाइए, देखते हैं। पहले तो ये बताइए रिएक्शन SN1 या SN2 दोनों में से डिफाइन करिए किस में क्या होने वाली है। ऊपर वाले में SN1 और नीचे, समझ में आ गई दोनों में अंतर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब प्रोडक्ट क्या सेम बनेंगे क्या? प्रोडक्ट सेम बनेंगे क्या? क्योंकि हमने O18 ले लिया है, तो अगर यहाँ पे जो H2O अटैक करेगा बेटा, तो SN1 में आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ हो जाएगा OH और एक OH ऐसे होगा, ये OH18 इधर आएगा, है ना? अरे समझ में आया ना? नहीं। और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा OH18 और ये आ जाएगा OH। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको माइनस, है ना? मीडियम बेसिक है तो हम लोग इसमें माइनस लेके चलते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आया दोनों में अंतर? अब तो क्लियर है ना? पहचान लोगों ने इपोक्साइड SN1 कब करेगा, SN2 कब करेगा? अगर मीडियम एसिडिक दे रखा है तो पहचान लेंगे आसानी से, ठीक है ना? हालांकि ये वेरी करता है HBr के साथ और HI के साथ अलग अलग करता है, ठीक है ना? अब ऐसे चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि अभी वो वक्त नहीं रहा। अभी वो चीज़ें जो हमें ध्यान से दिमाग में बैठी रहे, क्लियर, बाकी क्वेश्चन में आसानी रहे, ठीक है? तो एक मिनट, तो जब हमने ये देखा, इसके बाद हम वापस से पहुँचते फ्लूइड ग्राफ एल्काइलेशन में। मेरे को बताइए फ्लूइड ग्राफ एल्काइलेशन में हाँ जी, जल्दी से एक क्वेश्चन सिंपल सा है ताकि हम लोग एक ऑक्सीडेशन का भी देख लें क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन के बारे में भी समझ जाएं इसलिए। हाँ जी, ए जो बनेगा क्यूमिन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ए तो फिक्स हो गया कि ये कंपाउंड हमारा ये बनेगा CH3H, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। KMnO4 H+ हीट का साइन दिया हुआ है, तो आपको मालूम है KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? ये सबका ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना? ये सब मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करता है। अल्केन के ऑक्सीडेशन कराते वक्त तो थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर पूरी मैकेनिज्म नहीं बताता हूँ, इसकी आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ इसमें। ये अल्केन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये अल्केन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है ना? अब सुनना, अल्केन में से भी किस अल्केन का ऑक्सीडेशन करता है? एक जनरल फिनोमिना होता है, KMnO4 की मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक छोटी सी आइडिया बताता हूँ कि ये अल्केन का जब भी ऑक्सीडेशन करता है ना, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या करता है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है? अल्केन के अंदर तो होता क्या है कि जब हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो मुझे बताइए, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 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 CH H CH3 CH3 C, हाँ, एक H यहाँ पे हमने लगाया, ये H। मुझे बताइए इनमें से कौन से हाइड्रोजन को हटाने पे सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा? क्लियर है कि नहीं है?
इसका मतलब KMnO4 जो है ना बेटा, कौन से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेगा? 3 डिग्री वाला। किसको करेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री को क्यों नहीं करेगा बताइए जरा? क्योंकि फ्री रेडिकल वहां पे स्टेबल। क्या मेरी बात समझे? अरे बात समझे? तो ये हम कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं आपको, सिर्फ आइडिया दे रहे हैं ताकि आप बाकी क्वेश्चन करो। तो एक मिनट बताओ मुझे, जब ये H हटेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि फ्री रेडिकल यहां बना CH3 CCH3 डॉट। अब इस पे क्या जुड़ेगा? KMnO4 में जब तोड़ोगे तो MnO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? MnO4 जोड़ता है OH। क्या जोड़ता है? क्लियर है? जोड़ दें? ये जुड़ गया OH। कोई दिक्कत? क्या 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? भाई साहब 3 डिग्री अल्कोहल को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकता? कार्बन पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। स्टेटमेंट आ चुका है ये, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन, कारण ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे। क्लियर है? तो अल्केन का ऑक्सीडेशन KMnO4 कर सकता है, सारे KMnO4 नहीं। कौन सा? हाँ, एसिडिक KMnO4। क्या? एसिडिक KMnO4। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पे तुमने फ्री रेडिकल बनाया, स्टेबल था कि नहीं था? अरे बोलिए। और यहां पे तो और भी स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पर एक चीज बताएं, यहां की मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है और यहां की मैकेनिज्म अलग है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको कह रहा था हम KMnO4 की प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि हर एक के लिए उसकी बदल रही है, ठीक है? तो जब हम यहाँ करते हैं, यहाँ तो हमने ये एक बात बोली, सिंपल सी बोली होती है कि अगर बेंजाइलिक कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और हम KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए, तो यहाँ पे है कि नहीं है? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अच्छा, इसी चीज में जरा ध्यान से देखना, आप लोग इसी क्वेश्चन को एक बार और जरा देखते हैं। मेरे पास इस कंपाउंड को जो मैंने मैकेनिज्म बोली है उससे अगर सोल्व करते हैं हम लोग KMnO4 के बारे में, H+, बताओ पहले क्या बनाओगे? पहले क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और उस पे क्या जुड़ जाएगा? मैं आपको ये जुड़ जाएगा हमारे पास CHOH, है कि नहीं है? 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? ये क्या ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो H और ये H दोनों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये H हटाया हमने, यहां से एक H हटाया, तो बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, होगा कि नहीं होगा? और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनाना आसान है कि नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री पे स्टेबल है तो इस पे भी स्टेबल होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ये KMnO4 की मैकेनिज्म का था। ऐसे ही एक चीज़ जरा ध्यान देना, मुझे एक बार बताइए, ये वाली रिएक्शन मालूम है आप लोगों को? अगर हम ये जो क्यूमीन बनाया आप लोगों ने, क्यूमीन, इस जगह देखना जरा, क्यूमीन, अगर इस क्यूमीन का रिएक्शन मैं करा देता हूं O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, सनलाइट, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? और उस रिएक्शन का नाम बताना है आपको, इस रिएक्शन का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बता रहा हूं मैं आपको। प्रोडक्ट बना सकते हो, बताओ प्रोडक्ट क्या? आपको मालूम है सबसे पहले ये O2H जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा इसको जरा ध्यान से देखिए।
ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। तो नाम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। याद आया कि नहीं आया? क्यूमीन हाइड्रो। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग H+H2O के साथ ट्रीट करते थे इसको, अब बताइए क्या होता था? रीअरेंजमेंट होता था। यहां पे रीअरेंजमेंट होता था। और आपको मालूम है ये रीअरेंजमेंट बिल्कुल वही वाला रीअरेंजमेंट होगा जो बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में था। बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन याद है? जिसके अंदर हम कीटोन को कन्वर्ट करते थे ईस्टर में। रिएजेंट बोलो क्या यूज करते थे? परऑक्सी एसिड यूज करते थे, मतलब RCO3H। याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, MCPBA। याद आया कि नहीं आया? तो वो बेयर विलिजर। अच्छा, उसके अंदर एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था, वो याद है आप लोगों को? देखो आप समझना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दो जगह फॉलो करी है आप लोगों ने। एक पिनाकोल पिनाक्लोन में एक ऑर्डर लिखा हुआ है, और एक बेयर विलिजर में लिखा हुआ है। आप लोगों ने लिखा है ना? तो बेयर विलिजर वाला पिनाकोल पिनाक्लोन से थोड़ा सा अलग है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। याद है कुछ? नहीं याद है? दोनों रीअरेंजमेंट याद नहीं है अभी? माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं दोनों में। H- दोनों में ज्यादा है। ठीक है, चलिए कोई अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं उसको, वो जब आएगा टॉपिक ऑक्सीडेशन में उसके बारे में तब देखेंगे। पहले में तो एक मिनट मैं आपको सिंपल बताता हूं, इस जगह पे दोनों में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? तो देखिए होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर माइग्रेट होगा, ये जैसे ही माइग्रेट होगा, सुनना मेरी बात, यहां पे O पे प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये टूट के इस पे चला जाएगा। बोलिए प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? डबल बॉन्ड O प्लस एक बन जाएगा हमारा फिनोल। तो इट इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से ये पूछा नहीं गया है, इस बार भी मेंस में कहीं देखने को नहीं मिला, तो चांसेस ये हैं कि एडवांस में इस पे क्वेश्चन हो सकता है। मतलब स्कोर में था ना, स्कोर की बात छोड़ देते हैं अपन, ठीक है ना? स्कोर को छोड़ देते हैं। मतलब मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगती है, ठीक है? तो मुझे लगता है इस बार ये आने के चांसेस हैं। क्यों? मैंने एनसीईआरटी कोई ज़्यादा लफड़ा ही नहीं, बहुत सिंपल ही आएगी, ऐसे ही सिंपल रहेगी, ठीक है? अरे समझे? तो हमने बात करी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी। क्लियर है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन? अच्छा, ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ऐसे पर्टिकुलर नेम रिएक्शन नहीं है बेटा, ये नेम रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन सुनो, अगर मैं यहां पे कंपाउंड लेता हूं, जैसे मान लीजिए हाँ जी, चलिए प्रोडक्ट बनाइए आप लोग। AlCl3 ऊपर वाले में बिल्कुल कोई डाउट नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, इसके अंदर ये बताइए कार्बोकेटाइन बना है या नहीं बना? ऊपर CH3 के ऊपर आप कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे।
आप समझना 1 डिग्री पे हम लोग कार्बोकेटायन बनाने से डरते हैं, और मिथाइल पे तो आज तक कभी बना ही नहीं है कार्बोकेटायन। आप मिथाइल का कहीं पे भी रिएक्शन आ जाए ना, कोई भी कंडीशन, वो SN2 भी लिख देगा, मतलब SN1 कंडीशन भी लिख देगा ना, तो भी वो SN2 ही रिएक्शन शो करता है। याद करो आप लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ जब करा था, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, CH3OCH3। अगर आप इसका रिएक्शन HI के साथ करा देते हो 1 इक्विवेलेंट लेके, बताइए मैग्नीज क्या होने वाली है? SN2। किसी भी कैटेगरी में SN2 रहेगा ये, समझे? आप इसको एक्वस ले लेंगे तो भी आप इसको ऐसे ले लीजिए, छोड़िए उसको, छोड़िए, H+H2O ले लीजिए आप, तो मैग्नीज। अब पोलर प्रोटिक सोल्वेंट ले लिया हमने, तो मैग्नीज अभी भी SN2 ही रहने वाली है, तो मिथाइल पे कैटायन नहीं बनता। क्लियर है बात? ये 2 क्वेश्चन जल्दी से करिए, फिर हम लोग क्या करें। मेजर प्रोडक्ट बताना आपको। हाँ, मेजर प्रोडक्ट। और ऊपर वाले में मतलब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट ये आ जाएगा CH3 मेजर, और यहाँ पे CH3 ये मेजर कैसे मेटा पे। अच्छा एक मिनट, यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे जरा ये भी बता देना मुझे जरा। इस जगह टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बता दीजिए। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनता, बहुत कम बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, ये भी बनेगा। और यहां पे यही ज्यादा बना, कारण बिल्कुल सही। एक्चुअल में ये TCP प्रोडक्ट है और ये KCP प्रोडक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हो आप इसको। क्लियर? अच्छा सुनिए मेरी बात, अपन यहाँ हाइपर कंजुगेशन कराते हैं तो बताइए माइनस चार्ज कहाँ बनेगा? यही बनेगा। इससे हाइपर कंजुगेशन कराते हैं यहाँ, 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 इससे भी करवा लीजिए, सेम बनेगा। यहाँ 3 डिग्री पे माइनस बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े से कम स्टेबल है। क्लियर है बात? क्लियर है ये चीज़? इसीलिए ये थर्मोडाइनमिक क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। भाई आप समझिए, ये है तो न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? आपको मालूम है RCl को हमने इलेक्ट्रोफाइल माना है। ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एल्काइल हैलाइड को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं बेटा, एग्जाम्पल के फॉर्म में ये रहता है। अगर कोई पूछता है कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल है ये एल्काइल हैलाइड। अरे क्लियर है ये? एक क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2 निकालिए जरा अपना, ये वाला। 1 और मोर देन 1 करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना जरा। यार भाई ये फैन बंद कर दो यार, तुम लोगों को तो गर्मी लग रही है, मुझे तो ठंड लग रही है यार। बंद कर दो तो यार, ये वाला फैन बंद कर दो यार। आप लेकर आए हो ना एरोमेटिक की शीट, लाए हो ना ये वाले? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करिए। थैंक यू। हो गया सोल्व? लाए नहीं, शीट ही नहीं लाए क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करिए जरा। हो गया?
आंसर टिक कर लिए थे क्या आप लोगों ने? इसके पीछे आंसर दे रखे ना? हाँ ठीक ठीक है, वापस करिए एक बार, देख लेते हैं हो गया। सोल्व करिए जरा, हो गया? जरा एक चीज़ यहाँ पे देखने को, एक नई चीज़ जो देखने को मिली है, हम उसके बारे में पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ जो देखने को मिली है, आपको मालूम है ये CHCl3 के बारे में बात करते हैं। CHCl3 के साथ अगर KOH है, ये आपको दो जगह यूज होगा बेटा, ठीक है। ये दो जगह पे रिएक्शन इसकी यूज होती है। आपको मालूम है, एक है रीमर टाइमन रिएक्शन और दूसरा कार्बिलामाइन टेस्ट। ये दो जगह हमारे पूरे सिलेबस में, मतलब अगर बात करें, दो जगह एनसीईआरटी ने यूज करा। पहला कहाँ? रीमर टाइमर, और दूसरा क्या है? कार्बिलामाइन। ये होता क्या मालूम है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। ये किसका एग्जाम्पल है मालूम है? अल्फा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, पहले KOH माइनस क्या करता है? H लेके जाता है, तो यहाँ कंपाउंड बन जाता है आपका CCl3 माइनस, फिर Cl यहाँ से निकलता और ये बनता था, क्या बनता है ये? क्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट बनता है कि नहीं बनता? ये दो जगह यूज होता है। पहला, अगर आप इसका रिएक्शन, इसी कंपाउंड का रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ कराते थे, याद करिए प्रोडक्ट क्या बनता था? RNC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। एक्चुअल में आइसोसाइनाइड का जो कॉमन नेम होता है ना, वो होता है कार्बिलामाइन। कार्बिलामाइन बोलते हैं। तो ये कार्बिलामाइन बन गया। कौन करता है सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ हम, अच्छा 1 डिग्री के साथ ये रिएक्शन करके कार्बिलामाइन बनाता है। इसका खासियत क्या? फॉल स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है, पंजेंट फॉल स्मेल है इसकी, ठीक है ना। एकदम थोड़ा सा, मतलब और डिटेल में बोले तो सड़े हुए मछली की तरह बदबू आती है, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब मछली किसी ने सूंघी होगी तब पता पड़ेगा ना। तो अपने लिए फॉल स्मेल, अरे समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी रिएक्शन इसकी मालूम है क्या है? अच्छा आप एक मिनट में इस क्लोरोकार्बिन के बारे में मुझे बताना। क्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। साफ दिख रहा है, मैंने बगल में एक बॉक्स बनाया कि नहीं बनाया? ऑर्बिटल खाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मालूम पड़ा। अच्छा रीमर टाइमर रिएक्शन कौन सी मालूम है? रिएक्शन ऑफ फिनोल, याद है कि नहीं है? तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताइए पी क्या बन रहा है आपका? पी, अच्छा फिनोल और एसीटोन दोनों हो सकते हैं, फिनोल और एसीटोन, पर उसने आगे एक रिएक्शन लिख दी, उसने मालूम है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन लिख दी। एसीटोन तो कर नहीं सकता, तो बचा कौन? तो फिनोल है। तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट आपका बनेगा मालूम है सेलिसिल एल्डिहाइड, है ना। तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा OHCHO ये, प्लस दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेगा। अच्छा आपको बताएं, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये वाला होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर। क्लियर है? अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। आपको एक चीज, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ना बेटा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो स्टीम वोलेटाइल हो जाता है, वो स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। उनके लिए हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है जरा चेक करें जरा। इसके अंदर अगर बात करें तो हम लोग कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसको, हाँ, तो ये क्या होगा? वोलेटाइल होगा कि नहीं होगा? तो स्टीम पास करते ही वोलेटाइल हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे ऊपर जाता है। क्लियर है बात? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों में स्टीम डिस्टिलेशन किसका होगा? इस कंपाउंड का। तो जरा चेक कर लेते हैं क्यू क्या होगा हमारा। क्यू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्यू हो गया हमारे पास और ये आर हो गया। अच्छा इसका क्यू का रिएक्शन अगर हम लोग कराएं तो क्यू का रिएक्शन हो जाएगा ना? आगे तो हो जाएगा क्यू का एस के साथ। एक मिनट, ये हमारे पास क्यू है, OH है, ये हमारे पास CH है। बेटा जी अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं दो बातें होती हैं। NaOH बेस है कि नहीं है? इसके पास दो रिएक्शन करने का मौका है। पहला एसिड बेस, दूसरा केनिजारो।
तो अब बताओ कौन सा करवाओगे? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब हमने एसिड बेस कराया तो यहाँ पे कंपाउंड ये हमारा बन गया इस तरीके से, ये O माइनस हो गया CHO। लिविंग ग्रुप आपका ये मिल गया कि नहीं मिल गया? बहुत अच्छा, मतलब ये समझिए Br है ना, मालूम है, बहुत अच्छा। SN2 भी करेगा, SN1 भी करेगा। तो O माइनस यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कैटेगरी हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो जरा, अरे विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझ में आई बात? तो जरा देखिए ऑप्शंस क्या होने वाले हैं इसमें, चेक करा, इसमें आंसर मैच करा आप लोगों का? आंसर क्या जाएगा? B आरिस वोलेटाइल, गलत है, B एंड C। B एंड C आपका आंसर आया, B एंड C? क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो एक बार, फिर उसके बाद हम लोग फ्रीडल का स्पेशलाइजेशन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 करिए देखो। हाँ जी, Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 कौन सा रिएजेंट? कुचरो, कुचरो है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिख के करते हैं इसको जरूर। बताओ, सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, कीटोन किस तरफ बनेगा? 1 या 2? 1 या 2 पे। आपको मालूम है इस पूरे रिएक्शन में वापस से एनसीसी बनने वाला है। ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने करा था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसमें Hg एनसीसी बनाता था कि नहीं बनाता था? कहानी वहीं आ गई। जब एनसीसी बनेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? अगला वहाँ अटैक करेगा जिस जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, आपको मालूम है OM ही है इधर, तो इस जगह अटैक होगा ना OH अपना। तो जब यहाँ OH अटैक होगा तो यहीं टोटमराइज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो जब ये टोटमराइज करेगा तो बेटा ये यहाँ कीटोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो जब ये कीटोन बनेगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कंपाउंड को इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद बताओ रिएजेंट का नाम क्या है? क्या है ये? टोलेंस। अच्छा मुझे बताओ टोलेंस की खासियत क्या है? ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? एक बार क्यों रिवीजन हो जाए। टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को, पर एक कीटोन है जिसको करता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा ग्लूकोज को करेगा तो फ्रुक्टोज, अबे करेगा ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है दोनों। फिर से एक क्विक रिवीजन, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्फा हाइड्रोक्सी, समझे, फ्रुक्टोज को। क्लियर है कि नहीं? आगे और डिटेल में चलते हैं। हेमी एसिटल को करता है, एसिटल के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग एसिटल की बात करें। अच्छा हेमी का भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, हेमी एसिटल का करेगा, हेमी कीटल का नहीं करेगा।
नहीं पढ़ा था क्या ये? अच्छा छोड़ो, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है ये, याद है कि नहीं है? तो टोलेंस रिएजेंट की खासियत है ये, इनका कंपाउंड करता है। एक मिनट, टोलेंस रिएजेंट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा? हाँ यार, हाँ हाँ। अल्फा ग्लूकोज को करेगा? बीटा ग्लूकोज को करेगा? अरे ग्लूकोज ही तो है, OH ही तो क्या है, ग्लूकोज ही तो है, तो दोनों को करेगा। अच्छा एक बताओ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में अंतर क्या? समझ गया, ठीक है, रुक जाओ, नहीं डिस्कस करते, सो बाद में करेंगे, बायोमोलिक्यूल जब स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, एल्डिहाइड को करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा जी, बेंजल्डिहाइड को टोलेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड बिल्कुल, अच्छा हाँ, फेलिंग नहीं करता, बाकी सब दोनों बराबर है, फेलिंग नहीं करता। तो फेलिंग में रिएजेंट क्या होता है? रोसेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट। पहले कलर क्या होता है इसका? ब्लू कलर होता है। चेंज किस में हो जाता है? क्लियर है? CU2O में कन्वर्ट होता है, तब कलर डेवलप होता है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपको मालूम है? बेनेडिक्ट बिल्कुल यही है, बिल्कुल वही है, हाँ, बस उसमें क्या होता है, सिट्रेट होता है, ठीक है? अच्छा जी, तो इसको जब आपको दिखे ना, और ये एल्डिहाइड दिखा कि नहीं दिखा? अरे ऑक्सीडेशन करवा लो इसका जल्दी से, तो बताओ क्या बनेगा ऑक्सीडेशन कराए तो? हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बताओ, कितने लोगों ने यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन कराया हम लोगों ने, ये COO माइनस बनाया है, COO माइनस, ये चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको मालूम है, अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, तो जल्दबाजी मत करना कि आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। आप देखना मीडियम अगर बेसिक है तो कभी भी एसिड नहीं बनाओगे, ठीक है ना? अगर H+ दिया है तभी सोचना, और वो पहला ऑप्शन वही रखेगा। थोड़ा सा ये याद रखना एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना? ये अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने एक चीज ली हुई है, जिंक HgHCl, हो जाएगा पक्का? किसको रिड्यूस करता है? आपको मालूम है एक और को ये रिड्यूस करता है, NO2 को, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है ये। तुम लोग NCERT नहीं पढ़ रहे हो यार भाई, ये लोगों यार, देखो जरा, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। NO2 को रिड्यूस कर NCERT लिखता है कि SN, सॉरी, हाँ बोलते जाए। पहले ये कि अगर मेटल के साथ यूज करा है ना हमने, मेटल के साथ अगर एसिड यूज करा है तो इसका रिडक्शन होगा। याद करो NCERT ने क्या क्या लिखा है, SN + HCl, Fe+, याद आया कि नहीं आया? तो फिर जिंक + HCl क्यों नहीं हो सकता? मेटल के साथ ये भी तो एसिड है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं समझे? और ये दोनों किसको कन्वर्ट करते हैं मालूम है आपको? एनिलीन में। तो ये कौन सा रिएजेंट है? क्लेमेंशन। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हो गया। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा ये हमारा हो जाएगा OMe, और ये हो जाएगा इस तरीके से ऐसे COOH। अब तो कर लूँ मैं इसको OH, कहाँ ऑप्शन में? तुम ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन देख के मत सोल्व करो, तुम तो अपने हिसाब से चलो ना, अपने हिसाब से चलो ना, अभी तुम पता लग जाएगा। बताओ ये जिंक Hg इसको अल्केन में कन्वर्ट करेगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो इसी बात पे तू ही बता चल, और कौन कौन से रिएजेंट है जो कीटोन को डायरेक्ट अल्केन में बदल रिड्यूस कर जाए? मोजिंगो, वुल्फ किस्नर, जिसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं। रेड फॉस्फोरस HI यूज मत करना, वो इसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना? तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए 3 ही रिएजेंट पढ़े, पहला क्लेमेंशन, दूसरा वुल्फ किस्नर और तीसरा मोजिंगो।
ठीक है, तो भैया समझ में आया ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? अगला स्टेप बोलो जल्दी से, किसके साथ हो रहा है? SOCl2। तो SOCl2 में ये क्या बन जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा COCl, और फिर उसके बाद क्या होगा? हो जाएगा 1 मिनट। तो इसका मतलब, अगर सुनो मेरी बात, अगर इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा कि नहीं होगा? अरे SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करोगे, है ना, तो यहाँ पे COCl जुड़ जाएगा ना। तो जब COCl जुड़ेगा तो ये कंपाउंड एसाइलेशन में यूज होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसको OMe ये होगा कि नहीं होगा? बता, आपको मालूम है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 मैकेनिज्म क्या थी? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 SNI, हाँ, pyridine इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine SN2 था, पर एक्चुअल में SNI डार्जन रिएक्शन थी। वही सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अब बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? फिर से AlCl3 के साथ यूज करें इसको, तो बताइए AlCl3 के साथ जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट। तो Cl यहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? क्लियर? जोड़ लेते हैं यहाँ पे OMe के साथ, इसको जोड़ लेते हैं और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका इस तरीके से। जिंक Hg आखिरी में दे रखा है, क्या हो जाएगा? क्लेमेंशन। तो इसका मतलब Q आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा? तो जरी आंसर चेक करते हैं, 1 मिनट आंसर चेक करते हैं। पहला 1 मिनट ये हमारा हो जाएगा Q, ये R और ये S। चेक करो जरा, आंसर चेक करो। Q ये है, Q R, ठीक है। हाँ जी, अब चेक करो, आंसर चेक करो जरा। तो S तो सही है ना? अब चेक करो आंसर क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है इसमें। B और D करेक्शन कर लेना। आंसर में करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये? ठीक है ना, आंसर करेक्ट कर लीजिए। उसमें आंसर में करेक्शन आया बेटा। इसमें तुम लोगों ने ए ही कर दिया था क्या? हो गया। चलिए वापस से आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन स्टार्ट करते हैं। एसाइलेशन के अंदर 1 मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा हम लोग हमेशा जो यूज करा है हम लोगों ने RCO+, यही तो यूज करा है कि नहीं करा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये एसाइलियम आयन यूज करा है कि नहीं करा? ये इस तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है, गलत तो नहीं है ना ये? बताओ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल C+ है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल, उसमें भी C+ है। बताओ दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंड वाला। मालूम है जिसके अंदर, पहली बात क्या हो गया? मैं तो पहले ही बोल रहा था, तब तुम लोग मान ही नहीं रहे थे। हाँ जी, तो एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप समझना कि सबसे पहले स्टेबिलिटी देखनी हो ना, तो आप क्या देखोगे? जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखना। अब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड मत काउंट करना, पाई बॉन्ड काउंट करना। जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर उसके बाद जो भी जानते हो आप ऑक्टेट कंप्लीट वाले रूल, +- 4 सेपरेशन वाले रूल, वो करना। तो इसमें ये वाला की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसाइलियम आयन डेवलप कैसे होता है? आपको मालूम है? वापस से वही हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि नहीं हो गया?
अगेन अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, अगर बात करें एरोमेटिक में, तो सबसे पहले बेंजीन रिंग अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, अरेनियम आयन कैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मालूम है आपको, वापस से एरोमेटाइजेशन होगा, जो एरेनियम आयन था H निकल के वापस से बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो उसके अंदर तो वो तो हमें मालूम है, पर मेन चीज क्या है, जैसे यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी देखनी है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे, बहुत आते हैं क्वेश्चन इसमें। तो सबसे पहले देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है। RCOCl कोई भी हम लोग ले लेते हैं, लुईस एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे भी जनरली कौन सा लुईस एसिड यूज होता है, AlCl3। क्या बनेगा यहाँ पे अगेन RCO+ होगा कि नहीं होगा, ये सबसे सिंपल था एसाइलेशन कराने के लिए, सबसे सिंपल मेथड। अच्छा इसके अलावा देखिए और किसके साथ हो सकता है, RCOO R', ठीक है, वापस से AlCl3, प्रोडक्ट आपका RC+O+, एनहाइड्राइड के साथ भी बना। इवन अगर मैं यहां पे क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं, जरा सुन लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं एनहाइड्राइड, होगा, पर ये टूटे ही कैसे मालूम है आपको, इस तरीके से देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस जगह पे AlCl3 ये हो जाएगा माइनस, बेटा ये हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों में से कहीं से भी तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, देखो जरा अरे बोलो, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। अच्छा एक और कैटेगरी में देखें, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं यहां पे इसको ऐसे ले लेता हूं, एक और कंपाउंड ले लेता हूं, हाँ जी, आप मुझे बताइए इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड। आपको मालूम है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड याद करना, थैलिक एसिड का दो जगह, एक होता है थैलिक एसिड का यूज हुआ है, याद करना, ये यूज हमने बनाया टेरेलिन, याद है थे, हाँ, और गैब्रियल थैलीमाइड में अमाइन के साथ रिएक्शन करवा के गैब्रियल थैलीमाइड बनाया था, याद है, 1 डिग्री अमाइन, SN2 रिएक्शन थी वो। और थैलिक एसिड का यूज अब और बताते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिस्टर बनाने का काम करता, पॉलीमर ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा के, याद करो, हाँ, वो ग्लिप्टल अलग होता है, ग्लिप्टल में टर्थैलिक एसिड यूज होता है, अच्छा टर्थ, हाँ सॉरी, इससे क्या होता है डेक्रोन, ग्लिप्टल और टेरिलिन, एक मिनट, टेरिलिन और डेक्रोन एक मिनट रुक जाओ, चलो देखते हैं। तो मतलब ये पॉलिस्टर बनाने का यूज करता है, दोनों में ग्लाइकोल यूज होता है, ठीक। अच्छा इसको करके बताओ इसमें कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी देखते हैं, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसके अलावा देखिए और कौन सा होता है, यहां पे लिया क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कंपाउंड लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है या फिर H+ हीट का साइन है, तो फिर वापस से बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा OH हटेगा, ये वाला OH हट जाएगा कि नहीं, तो वापस से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे RC+O+, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कि नहीं होगा। देखिए तो ये इतने केसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। अब कुछ खास चीजें देखें, इसके अलावा और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकते हैं। तो एक छठे नंबर पे एस्टर लिखाया था कि नहीं लिखाया था आपने, OR AlCl3, एस्टर का भी एल्काइलेशन होगा इसमें, वापस कहानी उसी जगह से, और कैटायन बनेगा आपका RC+O+, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चन आए, अगर आप देखोगे ना स्ट्रीट एरोमेटिक सोल्व करोगे तो आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 तो वो थे जिनके अंदर क्या कराया हम लोगों ने, एसाइलेशन।
पर दो कुछ खास रिएक्शन है जिसके अंदर अलग से भी एसाइलेशन की कैटेगरी हुआ है। जैसे आपको मालूम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्या होता था गेटरमैन कोच में? गेटरमैन कोच में बताओ क्या होता था? बेंजीन का रिएक्शन हम कराते थे किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl, बेंजल्डिहाइड बनता था कि नहीं बनता था? वो भी इसी कैटेगरी में आता है बेटा, इसी कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। जैसे देखिए यहां हमने रखा C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HCl, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे ये कंपाउंड हो जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड ये O प्लस यहाँ पे, और यहाँ से बॉन्ड उठा के हमने यहाँ शिफ्ट करा इसमें रेजोनेंस, और ये हो जाएगा आपका HCO प्लस। देखिए कैटायन का डेवलपमेंट, और ये जाके बेंजीन पे जुड़ जाता था और एल्डिहाइड बनता था। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन है ये मालूम है आपको? ये वही रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग बेंजल्डिहाइड को यूज करते थे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गेटरमैन कोच रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या बनता था? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता था। क्लियर? अच्छा, गेटरमैन कोच के साथ एक और रिएक्शन थी, गेटरमैन फॉर्माइलेशन था। उसके अंदर क्या यूज होता था? ये तो मालूम है गेटरमैन कोच। एक और रिएक्शन थी, जरा वो बताइए जरा। इसके अंदर यूज जो होती थी वो ये रिएक्शन यूज होती थी हमारी, हाँ जल्दी बोलो क्या था? उसके अंदर यूज होता था HCN, HCl AlCl3। बाद में हम इसका क्या करा लेते थे? हाइड्रोलिसिस कराते थे H प्लस H2O के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनता था। हाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते थे कि नहीं करते थे? पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था मालूम है आप लोगों को? इमाइन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अच्छा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड, और इमाइन का कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH का अगर करते हैं तो क्या बनता है? अल्डिहाइड। क्या बनता है? तो यहां पे भी वही कंपाउंड बनेगा आप लोगों का रिएजेंट के साथ। अरे समझ में आई है? ये वाली रिएक्शन गेटरमैन कोच और वो गेटरमैन, दोनों किस लिए यूज होते हैं? फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। अरे इस क्लियर है ये? इसके बताएं किस तरीके से बनता है ये। अच्छा एक चीज और देखो जरा, मुझे एक बात बताना जरा कि अगर मुझे एल्काइलेशन कराना है तो एल्काइलेशन कराना है, फिर एल्काइलेशन मतलब बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा? एल्काइलेशन या एसाइलेशन? उसके पीछे क्या रीजन है? मतलब एल्काइलेशन का अगर बेंजीन का एल्काइलेशन कराना है तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन यूज करना चाहिए या फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन? एसाइलेशन। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि एल्काइलेशन के केस में जब बेंजीन पे जब एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो वो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ा देता है, तो पॉली एल्काइलेशन के चांसेस। एसाइलेशन में कीटोन ग्रुप जुड़ता है जो कि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो फर्दर रिएक्शन, और जब वो कीटोन जुड़ जाता है तो हम उसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्केन मतलब कीटोन को आपको अल्केन में कन्वर्ट करना है, बताइए किसको? उसके लिए 3 मेथड हो गया कि नहीं हो गया? कौन कौन सा? वुल्फ किश्नर, मोजिंगो, क्लेमेंसन, ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज होते हैं। अच्छा, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में कुछ खास बातें जो हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं NH2 NHR या फिर NRR, ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन सो नहीं करते हैं, ना तो एल्काइलेशन करते हैं ना तो एसाइलेशन करते हैं। हाईली एक्टिवेटिंग रिंग जैसे ये दोनों तीनों मतलब आ जाए तो ये कभी भी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है? कोई बता सकता है इसका रीजन?
ये दोनों क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कर ले जाते हैं और सॉल्ट बनता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग, हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग भी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करता। कौन कौन नहीं करता फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन? पहली बात तो हाईली एक्टिवेटिंग रिंग और हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग में बताइए कौन कौन सा आ जाता है? NO2, एक तो आ जाएगा आपका NO2। ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन शो एसाइलेशन भी नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज आ जाएगा इसके साथ, ये भी नहीं करेगा, हाईली डीएक्टिवेटिंग है कि नहीं है, और बेंजोइक एसिड भी नहीं करेगा। क्लियर है। ये शो नहीं करता, इसीलिए इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? सॉल्वेंट इन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के अंदर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन और करना जरा। हाँ जी, पैराग्राफ 14-15 सोल्व करिए जरा। पैराग्राफ 14-15। हाँ जी,
क्यू बना लिया आप लोगों ने? क्यू चेक करो जरा, क्यू तो ये है। इसके बाद बोलिए, क्यू के बाद आर की बात करते हैं। आर बनाया, आर किसके साथ रिएक्शन है? H2SO4 दे रखा है ना, मतलब H+ दे रखा है कि नहीं दे रखा है? एक मिनट, तो ये वाला कंपाउंड CH2 है कि नहीं है? ये CH2 है, तो ये CH2 जो होता है, ये अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन करेगा कि नहीं है? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? तो इसके ऑर्थो पे यहाँ से जब H निकलेगा तो यहाँ केटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? रीअरेंजमेंट होने के चांसेस? कौन सा वाला? अरे ये CH2, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये CH2 है कि नहीं है? तो यहाँ ये इस जगह पे ये कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, कार्बोकेटायन बन के ये निकल जाएगा और फिर उसके बाद ये जुड़ेगा इस जगह पे, 5 मेंबर के रिंग बनेंगे। रीअरेंजमेंट होने के चांसेस थे पर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे ज़्यादा कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको देखिए जरा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे ऐसे ये यही बन रहा है, ये Q और ये R। डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बाद मुझे बताइए, सबसे पहले रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पे OH2+ बना देता हूँ, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में गया कि नहीं गया? याद करो, अगर हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं तो कार्बोकेटायन बनने के चांस ना हो तो भी क्या हुआ? H2O का तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बात समझे ना यहाँ पे? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बोलो। सल्फोनेशन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए तो डिहाइड्रेशन में हम H2SO4 यूज करते हैं, ना कि HCl यूज करते थे। ठीक है, समझ में आई बात है? ठीक है, तो ये कंपाउंड यहाँ पे। इसके बाद बोलो क्या दे रखा है? AlCl3 NCH2Cl2, कोई मतलब नहीं है, वो तो सॉल्वेंट है। हाँ, तो ये कंपाउंड हमारे पास CH3 COCl है, AlCl3। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये कहाँ होगा? एक मिनट, ये CH3 नहीं है, ये CH3 अगर बात करें यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इस जगह पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी ऑर्थो पेरा। तो ये ऑर्थो, ये पेरा, ये ऑर्थो, तो बताइए बच जगह कौन सी खाली पड़ी? तो यहाँ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो जब ये यहाँ जुड़ेगा तो आप जरा प्रोडक्ट बताइए, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब जरा देखिए आंसर क्या है। QR ये गलत बना रखा है ये। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ मैं ना, आप पहले सही तो करिए इसको। आंसर आप लोगों का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, तो आप आंसर करेक्शन करिए उसमें, समझे? क्योंकि आप लोग सही हैं, वहाँ आंसर मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। हाँ नहीं, इसीलिए तो करेक्ट इन्हीं क्वेश्चन को बताया, 2 ही जगह था बस और कहीं नहीं था, 2 ही जगह करेक्शन था। एक मिनट, 14 यहां से यहां, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? एक मिनट, हम लोग Q से R गए। ए भाई, Q से R यहां तक जो गए, ये फ्रीडल का एल्काइलेशन है यार। अभी तो करवाया आप लोगों को, देखो ना, OH के साथ H+ यार, फ्रीडल का एल्काइलेशन लिखाया नहीं था क्या यार? शुरुआत में ही लिखाया था, तुम लोग फिर भूल गए यार। याद करो, अल्कोहल के साथ H+ देके फ्रीडल का एल्काइलेशन ही तो करवाया था आप लोगों ने। और बोलिए, अरे समझ में आया ये? तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें करेक्शन जो था वो कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
फिनोल से फिनोफ्थलीन बनाना मालूम है? फिनोल से फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन होता क्या है? फिनोफ्थलीन सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, क्या क्या यूज़ होता है फिनोफ्थलीन का, बताओ जल्दी से। इंडिकेटर ये होता है, ठीक है ना। नाम क्या? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो क्या बनेगा? ये थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है ना ये, तो क्या बनेगा? थैलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन फिनोल के साथ कराओगे और यहां से कंपाउंड निकाल देते हैं। ये थैलिक एनहाइड्राइड था, फिनोल जुड़ते ही क्या बन जाएगा? फिनोफ्थलीन। क्या बन जाएगा? ये फिनोफ्थलीन। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको याद है कि नहीं याद है? बताओ कितने क्लोरीन? अब लो लगाने लगे तुक्का, पहले बोल रहे थे याद है, अब तुक्का मारने लगे उसमें। डीडीटी में टोटल कितने? हाँ चलो स्ट्रक्चर बना लोगे उसका? बना लो। अरे ये क्या है? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, ठीक है। आप जरा पुराने पेपर्स चेक करना मेंस के, और इस पे देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं फिनोफ्थलीन, सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं सिर्फ फिनोफ्थलीन का बनाने का, इसलिए ये आपसे बताना है। ऐसे डीडीटी का है। क्लोरल जानते हो आप लोग? क्लोरल मुझे एक बात बताओ, ये कंपाउंड केनिजारो रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। आयोडीन तो नहीं दिख रहा। हाँ मतलब आइडोफॉर्म करेगा। केनिजारो करेगा कि नहीं करेगा? केनिजारो नहीं करेगा। एक्सेप्शन थोड़ी नहीं है चीज, आप समझिए ना, ये रिएक्शन कोई एक्सेप्शन थोड़ी नहीं है। मुझे बताओ OH, आप तो सिर्फ रिएक्शन करो, बताओ OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन। कहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो फिर बचा कौन सी जगह है? CO। भाई एल्डिहाइड और कीटोन दो तरह की रिएक्शन करते हैं, याद रखना। पहला अल्फा हाइड्रोजन वाली, और जब ना मिले तो CO पे। तो बेस आएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखा तो यही अटैक करेगा कि नहीं करेगा? तो बताइए क्या बन जाएगा? CO माइनस। ये तो हेलोफॉर्म वाली रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब जैसे यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा CCl3, ये हो जाएगा आपका O माइनस, ये हो जाएगा OH। O माइनस नीचे आएगा, बताइए जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा कौन निकलेगा? ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? C माइनस Cl3 स्टेबल है, प्लस COO। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और एक बन जाएगा सॉल्ट। समझे? हाँ, आपको मालूम है इसी क्लोरल से ही हम लोग क्या बनाते थे? डीडीटी। क्लोरल से ही हम लोग डीडीटी बनाते थे। कैसे? ये रिएक्शन हमने ऐसे लिख ली, CCl3CH डबल बॉन्ड O, बिल्कुल फिनोफ्थलीन की तरह ही, याद रखना। यहां पे हम क्या करेंगे? इस तरीके से दोनों H निकाल देंगे, और जो नया कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा डीडीटी। बताओ डीडीटी में कितने क्लोरीन है टोटल? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दो रिएक्शन है जो आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन और देखो जरा इसमें, और फिर सुबह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिन लोगों ने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा।
हो गए। किसका एग्जाम्पल है? फ्रीडरकॉफ एल्काइलेशन का ही एग्जाम्पल है कि नहीं है? ठीक है, बस यही देखना था किस जगह पे होगा। ठीक है, पहले वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरे वाले में एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें? एरोमेटिक अगली क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर कैनाइन कार्बेनाइन की बात करते हैं।